हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? चैप्टर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? किसको बोला जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? तो अगर हम लोग देखा था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का अगर बात करते हैं तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल रूल्स एंड रेगुलेशन जो सेटअप करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं, अकाउंटिंग बनाने का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो रूल्स रेगुलेशन सेट हुआ रहता है उसको अपन बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, ठीक है सर। फिर ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको कौन बनाता है दोस्तों? तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको मेड करता है आईसीएआई। कौन करता है? आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटिंग ऑफ इंडिया, जिसको क्या नाम से दिया गया है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या बनाते हैं लोग? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, और उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्या करने बोलते हैं? ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को क्या करने बोलते हैं? हम लोग को गैप करो बोलते हैं। क्या करो बोलते हैं? गैप करो बोलते हैं। गैप करो मतलब क्या? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्लियर है? प्लीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का होता है उसको कौन बनाता है? तो हमने बताया उसको बनाता है आईसीएआई। आईसीआई ने, ये आईसीआई कौन होता है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो क्या नाम से रूल्स बनाते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से। ठीक है, और जिसको हमको क्या करने बोलता है? गैप करने बोलता है। गैप करने बोलता है मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या करना है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्लियर है? तो यही चीजें अब इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग स्टेटमेंट वेयर लार्जली नीडेड बाय द प्रोप्राइटर दिस डाटा। These days, the accounting statement are needed various parties who have interested in the business, namely proprietor, investor, government, and many other. Accounting statement disclose the profitability and solvency of the business various party. It is therefore necessary such statement should be prepared according to some standard language and set rule. These rules are usually called जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, उस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अगर आप यहाँ पर ऊपर में देखेंगे तो यहाँ लिखा है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट कन्वर्टेशन rules and guideline developed over a period of time being uniformity and consistency of the process accounting in order enhance in utility to various users of accounting information. In addition, accounting standard issued by the CICAI Chartered Accountant of Institute of Chartered Accountant of India also constitute the theory of base of accounting. क्लियर है? तो मैंने जो यहाँ पर आपको बताया अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, जिसको कौन बनाता है? आईसीआई बनाता है, जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और उसको हमको क्या करने बोलता है? गैप करने बोलता है। गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब ये उसको बनाने का नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर, इंपॉर्टेंस क्या है? एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी है दोस्तों, नेचर, फीचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो सबसे पहला फीचर देखो क्या लिखा है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर यूनिफॉर्म सेट और रूल। यूनिफॉर्म मतलब हम जो स्कूल ड्रेस पहन के जाते हैं उसको बोलते हैं क्या? नो सर, यूनिफॉर्म मतलब होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस पे एक एक सीक्वेंस पे कि हमको कैसे क्या करना है, ये कैसे रूल्स बनाते हैं, जो सीक्वेंस रूल होता है उसको अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म सेट्स ऑफ रूल। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स दिया कि किस पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। सेकंड लिखे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। मैन मेड मतलब इसको कोई लेबोरेटरी में जा करके, जैसे हम लोग कोई एसिड वगैरह बनाते हैं तो ये एसिड ऐसे बनता है, वो ऐसा करने का नहीं है। ये मैन मेड होता है, मतलब ये एक्सपीरियंस के थ्रू बना जाता है, इंसान के थ्रू बना जाता है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब चेंज होता है, चेंज किया जा सकता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। कौन सा इन्वायरमेंट? बिजनेस इन्वायरमेंट को देखते हुए इसको चेंजेस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट लिखा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड। और जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसको जनरली एक्सेप्ट करना होता है। तो ये चार फीचर्स है, आपको फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक, नेचर, जिसको आपको करना है। पहला क्या लिखा है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर सेट ऑफ रूल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। क्लियर है? देख
ठीक, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो चीजें हैं उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में क्या लिखा है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्या बोलता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या लिखा हुआ है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। व्हाट डू यू मीन बाय गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, एकदम ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सभी चीजें मैं यही लिख करके दे रहा हूँ। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मतलब होता है कि जो हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्या चीजें, जो बिजनेस हमारा स्टार्ट होता है उसको हम ऐसा नहीं सोचते कि वो 2-4 साल चलेगा। हम जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना उसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलाने का बात करते हैं। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब लाइफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मीन लाइफ टाइम रन करने का बात करते हैं, लाइफ टाइम का सोचते हैं। जैसे जितने भी बिजनेसमैन है या आप सब जो पढ़ रहे हैं उनके पाप के पेरेंट्स अगर बिजनेस होगा तो आपके पेरेंट्स का बिजनेस कैसे सोचा था क्या कि नहीं इसको 4 साल ही बस चलाऊंगा, नहीं इसको मैं 5-6 साल ही रन करूंगा, ऐसा नहीं। तो जो बिजनेस होता है उसको हम क्या एजम्पशन लेते हैं, जो भी बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करता है उसका बेसिक एग्जम्पशन होता है, पहला एजम्पशन होता है, पहला उसका सोच होता है कि जो भी मैं बिजनेस स्टार्ट करूं उसको लॉन्ग टाइम सर्वाइवल करूंगा, लंबे समय तक मैं उसको यूज करूंगा। ठीक है, तो यही एक assumption होता है। एज पर दिस कॉन्सेप्ट इट एज्यूम दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस ऑन द assumption दैट अकाउंट दैट इट इज अ कंटिन्यूइंग एंटरप्राइजेस। ये हर साल कंटिन्यू होगा, हर साल मतलब लंबे समय तक चलेगा, इसलिए अपन इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्लियर है, फिर से एक बार बता देता हूं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मतलब होता है जो भी बिजनेस हम एज्यूम करते हैं, जो भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं उसको ऐसा एज्यूम करते हैं कि वो हमारे लंबे पीरियड ऑफ तक टाइम चलेगा। क्लियर है। सेकंड आया कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। सेकंड कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो कंसिस्टेंट मतलब होता है एक बार जो रूल्स हमने एप्लीकेबल किया उसको हर साल एप्लीकेबल करेंगे। एक बार जो रूल्स हमने स्टार्ट कर दिया वही रूल्स एप्लीकेबल होगा हर साल। जैसे अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, आप लोग अभी स्टार्टिंग पे होगे तो वर्ड नहीं सुने होंगे डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन क्या होता है ये आप नहीं जानते, बट हम आगे पढ़ेंगे। बस आपको बस थोड़ा सा समझना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। डेप्रिसिएशन मतलब होता है कभी किसी चीज का वैल्यू कम होता है। ठीक है, नॉर्मली आपको समझाने के लिए ऐसा वर्ड बोल रहा हूँ या लीगली बता देता हूँ। आप एसिड्स, एसिड्स वर्ड अगर आप सुने होंगे तो जो एसिड्स होता है दोस्तों उसका एसिड्स का जो वैल्यू कम होता है। मान लो चाहे मैंने मोबाइल परचेस किया है 10,000 रुपीज का और उसको मैंने परचेस किया था 2 साल पहले, ठीक है, और आज उसको मैं सेल करने का सोचता हूँ तो वो बिकता है 6,000 में, मतलब उसका मार्केट वैल्यू कितना है 6,000। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4,000। तो ये जो 4,000 इसका वैल्यू कम हुआ है इसी को मैं क्या बोलूंगा, डेप्रिसिएशन। क्या बोलूंगा, डेप्रिसिएशन। प्लीज समझना। तो ये जो डेप्रिसिएशन होता है ना दोस्तों, हम आगे पढ़ेंगे हमारे कोर्स में है। तो ये जो डेप्रिसिएशन है उस डेप्रिसिएशन निकालने का 2 मेथड होता है। एक होता है SLM मेथड और एक होता है WDV मेथड। ठीक है, अब ये 2 मेथड में से आपको कोई एक मेथड यूज करना है। तो अगर मान लो जाए भाई कोई कंपनी अगर SLM मेथड यूज कर रहा है तो SLM मेथड अगर वो यूज करता है तो उसको हर साल SLM मेथड ही यूज करना पड़ेगा। उसको हर साल क्या करना पड़ेगा, SLM मेथड ही यूज करना पड़ेगा। तो SLM मेथड आपका कोई भी, अगर हम लोग कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में क्या बोलते हैं कि अगर आप कोई भी एक मेथड अगर यूज कर लिए उसको हर समय उसी मेथड को यूज करते रहना, हमेशा उस मेथड को आपको यूज करना। ऐसा नहीं कि एक साल SLM कर दिए एक साल WDV कर दिए, ऐसा गलती आपको नहीं करना है। तो दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड शुड बी रिमेन कंसिस्टेंट, मतलब सेम रहना, फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर। हर साल उसको आपको सेम यूज करना है। दिस शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, इसको कभी चेंज नहीं कर सकते। शुड नॉट लिखा है, कई स्टूडेंट इसको नॉट वर्ड नहीं पढ़ते और ईयर टू ईयर चेंज करना बोल देते हैं। दिस शुड नॉट बी चेंज ईयर टू ईयर इन द ऑर्डर टू एनेबल द मैनेजमेंट टू कंप्लीट द प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट ऑफ द एंटरप्राइजेस पीरियड एंड draw important conclusion about the working of the enterprises। एग्जांपल में भी क्या लिखा है देखो, a firm can choose any one of the several method of depreciation that is stated
स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और एनी अदर मेथड, बट इट इज एक्सपेक्टेड दैट द मेथड वंस चूजन, जो एक बार चूज हो गया, विल बी फॉलोड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। क्लियर है? तो मैंने आपको बताया दो कॉन्सेप्ट, एक है बिजनेस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और सेकंड हमने देखा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब जो हमारा बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं, उस बिजनेस को हम सोचते हैं कि इसको हम लंबे पीरियड ऑफ टाइम रन करेंगे। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलता है जो हम एक बार उस मेथड में, जो बिजनेस में एक बार कोई मेथड अगर हम यूज कर दिए, उसको ऐसा है कि हम उसको हर साल यूज करेंगे, कभी इस मेथड कभी वो मेथड ऐसा यूज नहीं करेंगे। थर्ड कॉन्सेप्ट, फोर्थ गलती से लिख दिया है, थर्ड कॉन्सेप्ट है आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है सर, तो मैं आपको प्लीज अच्छे से बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में बोलते हैं कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों सेपरेट हैं। सेपरेट मतलब होता है दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है। बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस अलग है, दोनों डिफरेंट है, उसको अपन बोलते हैं सेपरेट। मतलब बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। ये हम लोग बिजनेस एंटिटी के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। मतलब क्या कि हम बोलते हैं ना, धंधे में नो दोस्त यारी, इसका मतलब यही कि जो बिजनेसमैन होता है और वो जो उसका बिजनेस होता है, उसको दोनों को अलग अलग बोलते हैं। मैं अलग और मेरा बिजनेस अलग। तो जो भी डिसीजन लेगा, जो भी डिसीजन होगा, बिजनेस के का डिसीजन जो भी लेगा, उसको बिजनेस लेगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हुए। बिजनेस अपना डिसीजन खुद लेगा, ना कि वहां बिजनेसमैन डिसीजन लेगा। सर ये मतलब क्या, समझ नहीं आता है डिसीजन वाले प्रोसेस, प्लीज ध्यान से सुनना। एक्चुअली कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट बोलता है, एजम्पशन करने बोलता है आपको कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों अलग अलग। जैसे अगर अपन अपना कोई शॉप है, कोई शॉप है, मान लो जब मेरा एक शॉप है, तो वो शॉप मेरा खुद का है और मैं क्या कर रहा हूँ, वहां का मैं बिजनेसमैन हूँ। तो बिजनेसमैन मैं खुद हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, अपने शॉप को रन करता हूँ। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये जो मेरा शॉप है वो अलग है और ये जो मेरा मैं जो हूँ वो अलग हूँ। तो जो भी डिसीजन, जब मान लो जब बिजनेस के रिलेटेड कुछ डिसीजन लेना कि बंदे को उधारी देना है कि नहीं, बंदे को डिस्काउंट देना है कि नहीं, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचूंगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचूंगा, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू सोचूंगा। समझ पा रहे, ना कि बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू सोचूंगा। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का, एक मिनट दोस्तों, चलिए हमने क्या पढ़ा था कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है। तो बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों अलग अलग है। जो भी डिसीजन होता है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू होगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ना कि बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू होगा। क्लियर है? और यहाँ पर जो बिजनेसमैन जो है अपने बिजनेस में क्या इंट्रोड्यूस करता है भाई, कैपिटल। जो पैसा लगाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल। अपने बिजनेस में जो पैसा लगाता है कैपिटल, उसको यहाँ पास लायबिलिटी माना गया है, लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। और कौन सा लायबिलिटी ट्रीट करते हैं, इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी इसको बनाया गया है। क्लियर है? तो तीन कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। पहला पढ़ा हम कौन सा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, सेकंड पढ़े हम लोग बिजनेस कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, और थर्ड हमने स्टडी किया बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्लियर है? देन नेक्स्ट लिखा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो दोस्तों हमने जब अकाउंटिंग पढ़ा था तो हमने देखा था आई, मिस्टर, CS, AC, जिसका रूल क्या लिखा था, आई से आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन इन इवेंट, मेजर इन मनी टर्म, R से रिकॉर्डिंग, C से क्लासिफाइंग, A से समराइजिंग, A से एनालाइजिंग, C से कम्युनिकेटिंग। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि वो मनी टर्म पे है कि नहीं। अगर मनी टर्म पे है तब हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। तो यही चीज यहां लिखा हुआ है कि जो भी ट्रांजैक्शन मनी के फॉर्म पे है, अगर कैश के फॉर्म पे है, मनी के फॉर्म पे है, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। किसमें, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री पे, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। सर अगर जो मनी के फॉर्म पे नहीं होगा तो नो रिकॉर्ड, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब सर अगर
अगर बात करें कि जब इंपॉर्टेंट भी डॉक्यूमेंट होगा जो अगर मनी के फॉर्म पे नहीं होगा तो उसको रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे। ओनली दोस ट्रांजैक्शन, प्लीज यहाँ रीड करना, ओनली दोस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग which are capable of being expressed in the terms of money. An event even though it may be very important for the business will not be recorded in the books of a business unless its effect can be measured in the terms of money with a fair degree of accuracy. क्लियर है? तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में बोलता है कि अगर वो मनी के टर्म पे है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, अगर वो मनी के टर्म पे नहीं है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? ठीक, चलिए देन उसके बाद हमने 4 कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। पहला पढ़ा, आप लोग भी रिवीजन करते जाओ। फर्स्ट पर हमने स्टडी किया गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, सेकंड कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, थर्ड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, फोर्थ पढ़ लिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, फिफ्थ बोलता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। सर ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है? प्लीज ध्यान से सुनना दोस्तों। आपके जो बिजनेस होता है, हम बिजनेस रन करते हैं क्यों? ताकि हम अपने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करें। हमारा बिजनेस करने का मेन मोटिव क्या होता है कि हम अपने बिजनेस में क्या अर्न करें? प्रॉफिट अर्न करें। अब हमारा बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है कि लॉस अर्न कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये हमको पता कब चलेगा? जब हम अपने बिजनेस को क्लोज करेंगे। जब हम अपने बिजनेस को प्रॉपर बंद कर देंगे तब हमको हमारा प्रॉफिट या लॉस का नॉलेज होगा कि हमारा बिजनेस हमारा बिजनेस में प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया। कब पता चलेगा? जब बिजनेस क्लोज होगा। अब देखो यहां पर हमने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जिसमें बोलता है कि बिजनेस अगर आप एक बार स्टार्ट कर दिए तो आपका एजम्पशन होना चाहिए कि इसको लंबे पीरियड ऑफ टाइम चलाना है। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। फिर दूसरा बोलता है कि भाई आप जो बिजनेस लंबे पीरियड ऑफ टाइम चला रहे हो तो आपको ये भी तो जानना पड़ेगा कि वो बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया। अब आपको ये चीजें कब पता चलेगा? जब आप अपने बिजनेस को क्लोज करोगे। अब भाई मैं अगर अपने बिजनेस को रन कर रहा हूं, मैंने साल भर बिजनेस को चला लिया, अब मुझे पता नहीं चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस कैसे हुआ, तो क्या मेरे को अपने बिजनेस के ऊपर इंटरेस्ट आएगा क्या? नो सर। अगर मैं फिर अब प्रॉफिट जाने के लिए मेरे को फिर अपना क्या करना पड़ेगा? बिजनेस बंद करना पड़ेगा। और अगर मैं अपने बिजनेस बंद करूंगा तो फिर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मिस यूज होता है। तो यहाँ पर आपके अकाउंटिंग एजम्पशन में बोलते हैं कि सर अगर आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है, आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस जानना है, तो आप अपने बिजनेस को बंद मत करो, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करो। किसको? बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बुक्स ऑफ अकाउंट को आप क्लोज करो, फिर उसको आप फिर ओपन करो, फिर क्लोज करो। और ये ओपन क्लोज करने के लिए ना आप 12 मंथ पीरियड स्टार्ट करो। 12th मंथ पीरियड मतलब 1 ईयर। 1 ईयर में आप क्या करना? एक साल में आप फिर से बुक ओपन करना और फिर बुक क्लोज करना, मतलब 12 मंथ पीरियड को फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। आप फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से बिजनेस को स्टार्ट करना और 31 मार्च को आप क्या कर देना? बिजनेस का बुक्स को क्लोज कर देना। फिर 1 अप्रैल आएगा, उसमें आप अपने बुक्स को नया ओपन करना, फिर 31 मार्च को आप उसमें बुक्स को क्लोज करना और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो भी ट्रांजैक्शन हुआ रहेगा उससे आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पर बिजनेस बंद हो रहा है क्या? नो सर। यहाँ पर क्या बंद हो रहा है? यहाँ पर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट जो हम मेंटेन करते हैं वो बंद हो रहा है। क्लियर है? ठीक, देन उसके बाद हम उसका स्टडी करते हैं, अच्छे से स्टडी करेंगे। चेक करो क्या क्या लिखा है। As the business is intended to continue indefinitely, देखो क्या बोल रहा है, हमारा इंटेंशन होता है कि हमारा बिजनेस को हम क्या करें? इंडेफिनाइटली यूज करें फॉर अ लॉन्ग पीरियड। द ट्रू रिजल्ट मतलब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन कैन बी असर्टेन ओनली व्हेन द बिजनेस इज कंप्लीटली वाउंड अप। वाउंड अप मतलब क्लोज होना। पूरा जब बिजनेस क्लोज हो जाएगा तभी हमको ट्रू रिजल्ट मिलेगा। ट्रू रिजल्ट मतलब हमारा बिजनेस में प्रॉफिट कमाया कि लॉस। बट ascertainment of the profit after a very long period will be of little use of the proprietor, manager, investor and other because it will too late to the take corrective step at the
time. The users of the financial statement need to know the result of the business are frequent interval. Thus, entire life of the firms is divided into time interval for the measurement of the profit of the business. 12-month period is usually adopted for this purpose. According to the amendment income tax law, a business has compulsory adopt of the financial year being कब होगा 1 अप्रैल से एंड कब होगा 31 मार्च इन द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर. इट इज अ अकाउंटिंग पीरियड. अगर हमको पूछेगा अकाउंटिंग पीरियड क्या है तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च. उसको क्यों किए हैं तो हमको नेट रिजल्ट या ट्रू रिजल्ट जानने के लिए हमको अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट यूज करना होता है. देन हमारे पास आया कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. कॉस्ट कॉन्सेप्ट मतलब मैंने अगर मेरे पास ये मेरा लैपटॉप है तो लैपटॉप को मैंने अगर 40,000 पे परचेज किया तो मेरा कॉस्ट क्या है 40,000. अब ये जो कॉस्ट है 40,000 ये लैपटॉप को मैं अपने बिजनेस के लिए अगर परचेज करूंगा तो लैपटॉप मेरा क्या बन जाएगा एसेट्स. अगर मैंने इस एसेट्स को 40,000 में परचेज किया है कब 1 अप्रैल 2012 पे और उसको यूज करते जा रहा हूं बिजनेस में और मैं 1 अप्रैल 2021 को जब चेक करता हूं तो मैं आज भी अपना लैपटॉप का वैल्यू कितना दिखा रहा हूं 40,000. क्या ये इसका आज वैल्यू 40,000 होगा? नो सर, हो सकता है इसका वैल्यू तो अब आपने मतलब 8-9 साल यूज कर ले तो उसका वैल्यू हो सकता है जीरो भी हो गया हो या माइनस में भी चले गया. नॉर्मली अगर अपन बात करें तो मान लो जाए 5,000 में सेल हो सकता है. तो ये 5,000 इसका मार्केट वैल्यू है बट अभी तक मैं इसको क्या दिखा रहा हूँ 40,000. तो ये जो 40,000 यूज कर रहा हूँ क्या है हिस्टोरिकल कॉस्ट को बता रहा हूँ. तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है अगर आप कोई भी एसेट्स परचेज करते हो तो उसको उसके कॉस्ट में शो करना. According to this concept, an asset is ordinarily recorded in the books of account at the price at which it is acquired. Acquired मतलब purchase. This cost become the basic of all subsequent accounting for the assets. मतलब हर subsequent year जब भी आप accounting करोगे तो उसी cost को आपको show करना है. Since the acquisition cost relate to the past, it referred to as a historical cost. क्लियर है? बहुत सिंपल पढ़ा रहा हूं दोस्तों. अगर ये इजी लग रहा हो अगर टफ लग रहा है या स्पीड लग रहा है तो थोड़ा स्लो मोड में देख लेना और एक एक वीडियो को देखने के बाद आप इसको रीड करना और आप देखने के बाद इसी से रीड नहीं करना. आपके पास जो भी बुक होगा मैं ये बुक डीके गोयल यूज करता हूं तो डीके गोयल से मैंने पढ़ा था. तो अगर आपके पास डीके गोयल बुक होगा तो जो चीजें मैं पढ़ रहा हूँ वो चीजें आपके बुक में भी है. आप फर्स्ट एक कॉन्सेप्ट देखो समझो फिर अपने बुक से पढ़ो फिर से उसको वापिस एक कॉन्सेप्ट को देखो तो उसके बाद आपका ऐसा करने से आपको ये क्लियर होगा. एक साथ वीडियो देखने के बाद अगर आप पढ़ोगे तो फिर वो पढ़ाई नहीं होगा. क्लियर है? देन नेक्स्ट अपना क्या है ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट. ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है तो ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं हर एक ट्रांजैक्शन मतलब एक ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट को अफेक्ट करता है. 2 अकाउंट को मतलब एक ट्रांजैक्शन आपका 2 अकाउंट अफेक्ट होगा. एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट. मतलब 2 अकाउंट को अफेक्ट करता है. हर एक ट्रांजैक्शन अकाउंट को अफेक्ट करता है. अकाउंट को कैसे अफेक्ट करता है एक तो डेबिट करता है एक तो क्रेडिट करता है. और ये 2 अकाउंट जो अफेक्ट होता है उसको अपन बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम. क्या बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम. हम जो बिजनेस में जो अकाउंटिंग यूज करता है ना वो अकाउंटिंग यूज करता है डबल एंट्री सिस्टम. क्या यूज करता है डबल एंट्री सिस्टम. तो ड्यूअल एक्सपेक्ट concept. According to this concept, every business transaction is recorded have dual aspect. In other words, every transaction affect at least 2 accounts. If one account is debited, another account is credited. This system of recorded transaction basis of the principle called double entry system. इसको अपन क्या बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम. क्लियर है? देन उसके बाद आएगा आपका रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट. रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या होता है सर प्लीज ध्यान से समझिएगा. रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या होता है किसको बोलते हैं रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट. अगर एक बात आप मुझे बताना मेरे पास है लैपटॉप कितने का 40,000 का. मैं सेलर हूं. मिस्टर एक्स आया
इस लैपटॉप को चेक किया, देखा और देख करके बोला कितने का है सर, मैंने उसको बताया 40,000 का, और उसने बोला ठीक है सर मैं शाम को आकर के लेके जाऊंगा। क्या बोल के निकल गया? सर मैं शाम को लेकर के लेके चले जाऊंगा। ठीक है, तो अगर ये बंदा, मैं यहाँ पास ये जो सेलर है जो लैपटॉप का सेल करता है, यहाँ पास एक कस्टमर आया जिसका नाम है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने क्या किया, लैपटॉप को चेक किया और लैपटॉप को चेक करने के बाद बोलता है सर मैं इसको शाम को लेकर के जाऊंगा। सिर्फ बस इतना ही बोला उसने और क्या कर दिया, और वो निकल गया वहां से। अब ये जो सेलर है वो सेलर सोचता है अरे यार मस्त, मेरा आज एक ग्राहक आया जो मेरा लैपटॉप लेकर के जाएगा, आज शाम को ले लेगा, आज शाम को वो लेके जाएगा, और वो एकदम से रिकॉर्ड कर दिया कि मैंने 40,000 रुपए का सेल कर दिया। उसने रिकॉर्ड क्या कर दिया कि मैंने 40,000 का सेल कर दिया, मेरा एक लैपटॉप 40,000 में सेल हो गया। क्या यहाँ पास एक्चुअल सेल हुआ है? उसने तो बोला है सर कि मैं शाम को आके ले जाऊंगा, हो सकता है नहीं आया तो। क्या यहाँ पास टाइटल चेंज हुआ? अभी ये लैपटॉप किसका है? अभी भी ये लैपटॉप ये सेलर का है। किसका है? सेलर का, मतलब ये बिजनेसमैन का है। इसका ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है। ओनरशिप ट्रांसफर मतलब इसका ओनर, ओनर मतलब इसका मालिक कौन है? अभी इसका मालिक है अभी भी सेलर, ना कि मिस्टर एक्स। अब दूसरा केस, एक और बंदा आया जिसने पूछा सर लैपटॉप कितने का है, बोला 40,000 का। उसने चेक किया, कौन? मिस्टर वाई ने। मिस्टर वाई ने आया और मिस्टर वाई ने चेक किया और बोलता है सर 40,000, अच्छा सर अगर आप इसको मेरे को 38,000 पे देंगे तो मैं आपको इसको परचेस कर लूंगा, और परचेस कर लूंगा अभी आप मेरा परचेस कर लूंगा। तो उसने बोला, कौन? मिस्टर सेलर बोलता है कि ठीक है 38,000 में मैं आपको सेल कर दूंगा। और उसने क्या बोला, सर ये 8,000 मेरा एडवांस रखिए, 8,000 मेरा एडवांस रखिए, मैं शाम को आकर के 30,000 देता हूं। अब दोनों का केस डिफरेंट है, प्लीज ध्यान देना। एक में मिस्टर एक्स बोलता है कि मैं शाम को आकर के लेके जाऊंगा, 40,000 रेट बताया, वो शाम को आके लेके जाऊंगा बोला। और एक आया मिस्टर वाई जिसने बोला सर सब तो सही लग रहा है, अब 38,000 करिए ना, 2,000 का डिस्काउंट दीजिए। मैं बोला चलो ठीक है ले जाओ। उसने बोलता है सर मैं 8,000 अभी डिपॉजिट कर रहा हूँ, 30,000 में क्या करता हूँ, शाम को लेके आऊंगा। अब शाम आया, शाम आया, कौन आया? शाम, मतलब इवनिंग वाला शाम, श्याम ने। ठीक है, अब शाम आया और शाम को जब देखे तो कौन आया? सिर्फ मिस्टर वाई आया। कौन आया? सिर्फ मिस्टर वाई आया। और मिस्टर वाई बोलता है सर ये मेरा 30,000 कैश और मेरा लैपटॉप मुझे दे दो। अब मैं भी इसको पहले से सेल रिकॉर्ड किया हूं और इसको भी सेल रिकॉर्ड किया, मैं देखते रह गया, माछी मेरा खेदते रह गया, लेकिन मिस्टर एक्स नहीं आया और मैं उसको क्या रिकॉर्ड कर दिया था? सेल। समझ रहे हैं? तो ये जो कॉन्सेप्ट है रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जब तक ओनरशिप ट्रांसफर ना हो जाए, जब तक ओनरशिप, ओनरशिप मतलब जब तक आपको एडवांस ना मिल जाए, जब तक आपका गुड्स सेल ना हो जाए, तब तक आप उसको रिवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड मत करना, तब तक उसको आप सेल नहीं समझना, जब तक आपका वो सामान बिका नहीं रहेगा। जब तक कंप्लीट ट्रांजैक्शन नहीं हो जाता तब तक आप उसको रिवेन्यू मत रिकॉग्नाइज मत करना। रिवेन्यू मतलब इनकम करके मत शो कर देना। मतलब आप अगर ऐसा शो करते हो ये गलत है, ये सही है, क्योंकि इसमें 8,000 उसने एडवांस दिया था, मतलब इसका ओनरशिप ट्रांसफर हो गया था। मतलब अब ये जो लैपटॉप देखा उसका 8,000 देने के बाद बोल दिया ये ओनर किसका हो गया? वाई का अधिकार में चले गया, 30,000 और देगा, ये पूरा कंप्लीटली वाई के अधिकार में चले जाएगा। उसी को बोलते हैं रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रिवेन्यू मींस द अमाउंट व्हिच इज एडेड टू द कैपिटल एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। रिवेन्यू इज अर्न्ड बाय सेल्स ऑफ गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज। Concept of revenue recognized determine the time on the particular period in which revenue is realized. Revenue is deemed to be realized when the title, क्या वर्ड? टाइटल, टाइटल मतलब ओनरशिप, टाइटल मतलब ओनरशिप, टाइटल और द ओनरशिप ऑफ द goods has been transferred to the purchaser when he legally become liable to pay the amount. क्लियर है?
देन नेक्स्ट अगर बात करते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट, किसको बोलते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट। प्लीज ध्यान देना, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब ये होता है कि जिस ईयर मतलब करेंट ईयर मतलब जिस साल, करेंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना। जिस ईयर का इनकम है उसको उसी ईयर के एक्सपेंस के साथ डिनोट करना। जिस ईयर का एक्सपेंस और जिस ईयर का इनकम है उसको उसी ईयर में लिखना, ताकि आपको फैक्ट इनकम, फैक्ट प्रॉफिट या लॉस पता चले, फैक्ट प्रॉफिट या लॉस के बारे में नॉलेज हो। जिस साल का इनकम है, जिस साल का एक्सपेंस है, उसको उसी साल रन करना, उसको उसी साल लिखना जिस साल का वो इनकम एक्सपेंस है। इसका मतलब क्या सर? अगर वो पिछले साल का इनकम होगा या वो नेक्स्ट ईयर का इनकम होगा, उसको हिस्सा रिकॉर्ड नहीं करना। जिस ईयर का इनकम है या जिस ईयर का एक्सपेंस है उसको उसी साल रिकॉर्ड करना, ताकि आपको फैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पता चले। This concept is very important for correct determination of net profit. According to this concept, in determining the net profit from the business operation, all the costs which are applicable to the revenue for the period should be charged against that revenue according to matching cost with revenue. First revenue should be recognized and the cost incurred for the generation that revenue should be recognized. इसका मतलब वही है दोस्तों कि आपको करेंट ईयर का इनकम एक्सपेंस को करेंट ईयर ही लिखना है, ना कि पिछले साल का इनकम को इस साल लिख दिए, ना कि नेक्स्ट ईयर का इनकम को आप इस साल लिख दिए, या एक्सपेंस का जो भी इनकम एक्सपेंस है वो जिस साल का है उसी साल वो रिकॉर्ड होगा। बस जो बोलते जा रहा हूं उसको सुनते जाओ और थोड़ा सा समझते जाओ, वही को सुन के रखे रहो। एकदम से प्रैक्टिकली कैसे सर, क्या सर ऐसे बोलोगे तो अभी आपको पढ़े 4 दिन हो रहे हैं तो ऐसे में आपको समझ नहीं आएगा। हम जब आगे और पढ़ते चले जाएंगे तब ये सब कॉन्सेप्ट जब यूज होते जाएगा हमारे अकाउंटिंग पे तो अब आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा, अच्छा वहां पास मैचिंग कॉन्सेप्ट जो पढ़े थे वो यहाँ आज एप्लीकेबल हो रहा है। मतलब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे ना दोस्तों, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम लोग एंट्री करेंगे ना, तो आप एंट्री में तभी समझोगे अच्छा इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको लिखा जाता है, इसको नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट है, इसलिए इस साल रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अच्छा वो पिछले साल का प्रॉफिट मिला था हमको, पिछले साल जो मिलना था मिला नहीं है तो इस साल मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो इस साल का इनकम है करके रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि वो पिछले साल का है। समझ रहे हैं? तो ये 10 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। 11th कॉन्सेप्ट क्या होता है उसका नाम देखो दोस्तों। 11th कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है? 11th कॉन्सेप्ट का मतलब लिखा है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ये ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है? तो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट मतलब होता है आपका प्रूफ, एविडेंस। एविडेंस के लिए हमारे पास जो बिल्स होते हैं, जो रिसोर्स होते हैं, जो बिल्स वगैरह होते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट मतलब हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने परचेज किया, उसका रिसिप्ट वगैरह रखना, हमारे पास अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का प्रूफ होना, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर दैट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मैनर, free from the personal bias of either management or the accountant who prepare the accounts. If it is possible, only when each transaction is supported by verifiable document and vouchers such as cash memo, invoice, sales, bills, PayPal, correspondent agreement, etc. इसको अपन बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आएगा आपका, ये 3 चीज को अच्छे से, नेक्स्ट आएगा आपका, सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियलिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे मटेरियलिटी। इसको आप अलग से ध्यान दे देना, वहां पर 11 के बाद इसको 12 बना देना, इसको 13 बना देना और इसको 14 बना देना। ठीक है, तो कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। ये मटेरियलिटी मतलब क्या होता है तो प्लीज ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं जो बड़े बिजनेसमैन होंगे, जैसे अगर अपन बात करते हैं मुकेश भाई समझ गया, मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी जो है, जो हमारे, अब मान लो जो हमारा बहुत अच्छा मित्र है मेरा, आप लोग नहीं जानते बट मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो मुकेश अंबानी जी है, उसके साथ मेरा ट्रेडिंग हुआ, उसने मुझे देखा और मुझे बताया अरे यार आप पढ़ाते हो यार? मैं बोला हाँ यार पढ़ाता हूँ। तो उसने बोला आप तो यार मेरे काम है, मेरे कैबिन पे आ। तो मैं उसके कैबिन पे गया और उसने मेरे को देखा और बोलता है अरे चलो बैठो, फिर उसका क्या लोगे ऐसे करके बताया, और उसने अपना बिजनेस से 500 रुपीज निकाल करके मेरे लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे स्वीट्स मंगा दिए।
अब ये 500 जो यूज करे, ये जो ट्रांजैक्शन इन्होंने किया, ये 500 मेरे लिए जो निकाले बिजनेस, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि उसका पर्पस मेरे साथ क्या था, बिजनेस डीलिंग करने का था। तो ये जो 500 जो है उसको उसने निकाला, और जब 500 को उसने जब निकाला और उसको वो रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्या उसका 500 रुपए निकालना कोई बहुत बड़ा उसका बिजनेस को लॉस करेगा क्या? उसका तो करोड़ों पे टर्नओवर है, करोड़ों पे टर्नओवर, मतलब करोड़ से भी करोड़ वो कमाते हैं, उसके लिए 500 रुपए क्या बहुत बड़ा वैल्यू है क्या? नो सर। तो अब मटेरियलिटी मतलब होता है ऐसा इनकम जो, मटेरियलिटी मतलब अगर आपको बोला जाए तो वो चीजें को मटेरियल बोलते हैं जो बिजनेसमैन के नेचर, बिजनेस के नेचर के हिसाब से उसको लिखना। मतलब करोड़ का उसका टर्नओवर है, अगर वो 500 रुपए का गड़प भी करता है तो उसका अकाउंटिंग रॉन्ग नहीं कहलाएगा। लेकिन जिसका बिजनेस एकदम शॉर्ट है, जो 20-50 हजार का बिजनेस करता है, जो साल भर में 50 हजार का बिजनेस करता है, और वो अगर 500 रुपए एक्सपेंस करेगा, तो क्या उसके लिए 500 मटेरियल है जिसका 50,000 रुपए करने का है? यस सर, 50,000 रुपए वाले के लिए 500 मटेरियल है। उसके लिए 500 एवी नहीं है कि वो 500 को कैसे भी ऐसे इन्वेस्ट कर देगा, रुपीज 500 भी उसके लिए क्या है, वैल्यूएबल है। तो इनकम पे डिपेंड, नेचर ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है कि किसको हम रिकॉर्ड करेंगे, किसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। This convention is expected to the full convention of full disclosure. According to this convention, item have its insignificant effect or been irrelevant to the user or not be disclosed. उसको दिखाने का जरूरत नहीं है। These unimportant item are either left out or merged with other item. अगर ये कोई unimportant item उसको या तो छोड़ दो या तो किसी के साथ मर्ज करके दिखा दो। Otherwise, accounting statement is very unnecessary बर्डन, मतलब वो जबरदस्ती का बर्डन दिखेगा, उससे अच्छा उसको किसी के साथ मर्ज कर दो, या अगर नहीं भी दिखाओगे तो भी कोई गलती नहीं है। जो मटेरियल है, जो इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारा अकाउंटिंग रॉन्ग हो सकता है, उस सबको आप अकाउंटिंग पे दिखाओ। लेकिन जो इमटेरियल है, जो हमारा अकाउंट को कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, उसको इस आपके अकाउंट्स पे नहीं दिखाओ। क्लियर है? और नेक्स्ट लिखा है आपका कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर मतलब होता है आप हर चीज को रिकॉर्ड करो। फुल डिस्क्लोजर मतलब होता है कि आप सभी चीज को डिस्क्लोज करो। डिस्क्लोज मतलब सभी चीज को रिकॉर्ड करो, सब चीज का स्टेटमेंट बनाओ, सभी चीज आप फैक्ट एंड फिगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट पे दिखाओ। इसका बोलना है कि फुल डिस्क्लोजर करो। दिस कन्वेंशन रिक्वायर्ड ऑल द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। सिग्निफिकेंट मतलब मटेरियल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर ऑफ द इंटरप्राइजेस शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज्ड। जितने भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है वो कभी भी आप उसको छुपाने की गलती मत करना, सबको आपको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। इन अदर वर्ड, देयर शुड बी अ सफिशिएंट डिस्क्लोज ऑफ द इंफॉर्मेशन व्हिच इज मटेरियल इंटरेस्टेड टू द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज प्रोप्राइटर, प्रेजेंट, पोटेंशियल क्रेडिटर, इन्वेस्टर एंड अदर। पर नेक्स्ट लिखा है प्रूडेंट कॉन्सेप्ट। प्रूडेंट कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर आपके फ्यूचर में कोई एक्सपेंस दिखता है, फ्यूचर में कोई एक्सपेंस दिखता है, तो उस एक्सपेंस को अगर हुआ भी नहीं है या कंटिंजेंट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, अगर ऐसा कुछ चीजें है तो आप उसको रिकॉर्ड कर दो। आपका एक्सपेंस अगर फ्यूचर में है, आपको दिख रहा है कि ये एक्सपेंस फ्यूचर में हो सकता है, और फ्यूचर में अगर आपका एक्सपेंस हो सकता है, खर्चा हो सकता है या लॉस हो सकता है, तो आप उसको पहले से रिकॉर्ड करके रख दो। लेकिन इनकम के केस में मत सोचना कि इनकम होने वाला है करके पहले से रिकॉर्ड नहीं करना। इनकम होगा तभी रिकॉर्ड करना। एक्सपेंस अगर फ्यूचर हो भी सकता है करके आपको लगता है, नहीं भी हो सकता करके भी लगता है, तो भी आप उसको रिकॉर्ड करना। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी, एंटीसिपेटेड मतलब एक्सपेक्टेड, एंटीसिपेटेड मतलब एक्सपेक्टेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बट ऑल द एंटीसिपेटेड अनरियलाइज्ड गेन मतलब प्रॉफिट शुड बी इग्नोर्ड। प्रॉफिट को छोड़ना, एक्सपेंस को लिख देना। इन अदर वर्ड, कन्वर्टेशन इन द पॉलिसी प्लेस सेफ provision is made for all known liability and losses even though the amount cannot be determined with the certainty। वो होगा भी कि नहीं, फिर भी आपको उसको रिकॉर्ड करना, किसको, एक्सपेंस को, बट इनकम को रिकॉर्ड नहीं करना। दोस्तों पूरा चैप्टर नंबर 3 का मैंने वीडियो बना दिया है,
इस वीडियो को आप पार्ट पार्ट पे भी देखना, एक एक कॉन्सेप्ट को देखने के बाद फिर से स्टडी करना अपने बुक को, फिर उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार सुन लेना, फिर नेक्स्ट में मूव होना। मतलब आपका टाइम कैसे आपको पढ़ना है, पहले आप मेरा वीडियो देखे, एक कॉन्सेप्ट पढ़े, फिर उस वीडियो को पॉज करने के बाद अपना बुक को पढ़े, फिर बुक को पढ़ने के बाद जो मैं बताया वो समझ आ रहा है क्या, उसके बाद अगर नहीं भी आता तो फिर से एक बार उस वीडियो को देखें और उसके बाद आप उसको रीड करें। ऐसे करके हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से रीड करना। ये बोर्ड पेपर में, बोर्ड बोलता हूँ, आपके 11th क्लास के एग्जाम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यूज में तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आपको ये पूछ सकता है, कुछ केस स्टडी दे दिया रहेगा और केस स्टडी के बाद 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा कि बताओ ये फुल डिस्क्लोजर है, कि मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है, कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब आपको वो चीजें समझ नहीं आएगा कि प्रूडेंस में क्या बोला गया है, मटेरियलिटी में क्या बोला गया है, फुल डिस्क्लोजर में क्या बोला गया है, तो आपको फिर ये समझ नहीं आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, इसको एक एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत डीपली में पढ़ना, और कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे 8878697143 पे। और अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज आप इसको अपने सभी क्लास 11 फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा, और अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।